2 जो सरकार ने दिया है पूरा जेसीओ जवार के साथ एक झांसा है, एक धोखा है। हमारी पेंशन जो पहले थी जुलाई 14 के आसपास, उसके बाद जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो है बढ़ेगी 7th पे कमीशन के बाद, वो और घट गई है, बढ़ी नहीं है। इसमें गवर्नमेंट ने एक साजिश के तहत जो है ये कार्रवाई की है। सैनिक एकत्रित हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। हमारे पेंशन में जो विसंगतियां हैं उन पे हमारे जो सरकारें हैं या हमारे जो पूंजीपति हैं, ये जो सैनिक को सम्मान दिया जाता है कि सैनिक से सिर्फ सिक्योरिटी की ड्यूटी कराई जाती है, ये हम उससे नाखुश हैं। क्योंकि एक सैनिक अगर टैंक चला सकता है तो पूरा देश चला सकता है। डिसेबिलिटी पेंशन एक जेसीओ जो वार का जो है और एक अफसर के बीच में इतना भेदभाव क्यों किया गया है? विडोज हैं उनके अंदर भी सेम इफेक्ट किया गया है। वैसे एमएसपी है, इसके अंदर गवर्नमेंट क्यों भेदभाव कर रही है? लड़ाई लड़ता है जवान लड़ता है, गोली लगती है तो ये नहीं देखती है अफसर है जेसीओ जो वार हैं। तो इसके बाद अगर आप रिटायरमेंट आफ्टर जो पेंशन दे रहे हैं उनमें हमने क्यों रखे हैं? जैसे उदाहरण तो मैं आपको दिया था, अभी आपको बताया था कि मैं कारगिल वार डिसेबल्ड जवान हूँ, आपके सामने हूँ। 12 जून 99 को मैं लड़ाई लड़ा, 28 जून 99 में घायल हुआ। इसके बाद मेरी 50% डिसेबिलिटी, एक अफसर की 50% है तो उसको 60,000 रुपये मिल रहे हैं। अभी ऑन ग्राउंड मैं आपके सामने हूँ। मेरे नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। देखिए कि ये भूतपूर्व सैनिक हैं और जिस तरीके से 1 रैंक 1 पेंशन की बात कही जाती है और जिस तरीके से लगातार ये कहा जाता है कि सैनिकों को लगातार भाजपा सरकार सम्मान देती आई है, लेकिन सम्मान देने के साथ साथ इनको जिस तरीके से जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जो पुरानी पेंशन हो गई या पेंशन को लेकर ये लोग समय काफ़ी दिए हैं, अपना पूरा समय देश के लिए दे दिए हैं। ये बताइए कि आप लोगों ने आज यहाँ पे जिला मुख्यालय पे आए हैं, किस चीज़ की मांग को लेकर आप लोग आए हैं? हमारी मांग ये है कि OROP 1 जो लागू हुआ, उसके बाद OROP 2 जो सरकार ने दिया है पूरा जेसीओ जवार के साथ एक झांसा है, एक धोखा है। हमारी पेंशन जो पहले थी जुलाई 14 के आसपास, उसके बाद जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो है बढ़ेगी 7th पे कमीशन के बाद, वो और घट गई है, बढ़ी नहीं है। इसमें गवर्नमेंट ने एक साजिश के तहत जो है ये कार्रवाई किया है। और हम लोगों की हालत ऐसी हो गई है जैसे वही 2 भाइयों में बंटवारा हो रहा था। एक चालाक भाई था, एक बेवकूफ़ था। गांव का चौधरी आया, बोला कि भैया बंटवारा करने आए हैं, तो बोला हम सामान की लिस्ट करेंगे, जो जो बोल देगा उसको दे देंगे। तो एक बोला खेत खलिहान, तो चालाक भाई ने बोला मेरा है। बोला बाग बगीचा, बोला मेरा है। बोला ऋण कर्जा, छोटे भाई को धक्का मारा, तू भी कुछ बोल। तो हमारे साथ वही छोटे भाई के साथ जो धोखा हुआ वही हुआ है। बड़े भाइयों ने अपना सब ले लिया है, ऑफिसर्स कैटेगरी ने वंचित रह गया है जेसीओ जवार। हमारी हालत ऐसी है कि जैसे गन्ने को जो है कोल्हू में पेर लिया जाता है, रस निकलने के बाद खोइया रह जाती है। हमारी पूरी जवानी जो है भारत सरकार ने चूस लिया और हम लोग खोइया के रूप में हो गए। अब हमारा जो है महत्व नहीं समझ रहे हैं। लेकिन अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, हम पूर्व सैनिक हैं, हमारी राष्ट्रीयता, हमारे उस पर कोई जो है प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करेगा। लेकिन इस इलेक्शन में 2024 में अगर हमारी तब तक मांगे नहीं मानी गई तो हम जो है सरकार के अगेंस्ट तो नहीं जाएंगे, लेकिन नोटा पे बटन दबाने के लिए बाध्य होंगे। ठीक है, आप नोटा की बात करते हैं, विकल्प क्यों नहीं खोज लेते? नोटा तो विकल्प है नहीं, उसमें तो आपका अगर किसी और पार्टी को किसी और चुन लेते तो अच्छी सरकार बन जाती। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 2014 से पहले आपका सब चीज़ बेहतर था, उसके बाद से सारी चीज़ आपकी खराब हो गई, तो अच्छी चीज़ चुन लीजिए। नहीं, जहाँ तक और पार्टियों की बात है तो साझे की खेती सियार खाए, बचल खुचल होशियार खाए, पुराना नारा है। ये 20 पार्टियां मिलके हमको कुछ नहीं दे पाएंगी। ये 20 पार्टियां मिलके कुछ नहीं दे पाएंगी। ये अपना अपना जो है जैसे साझे खेती सियार खाए ना, रखवाली करने वाला कोई नहीं होगा, सब उसको खाने वाले मिलेंगे। इस नाते हम उधर नहीं जाएंगे। हम इसी सरकार से बोलेंगे कि आप अपनी कमी को दूर कीजिए और हमको नोटा पे बटन। क्या कुछ कहेंगे जो आप लोग मांग को लेकर आज आए हैं? आज हम प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में पूर्व सैनिक एकत्रित हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। हमारे पेंशन में जो विसंगतियां हैं उन पे सुधार हो, हमारे साथ जो जस्टिफिकेशन नहीं हुआ है, तो एक सैनिक जो 16 साल में अपनी जो है सेवानिवृत्त हो जाता है और वो कहीं का नहीं होता है, उसको जिस तरीके से उसके साथ न्याय नहीं हुआ है, हम उस मांग को लेकर के आए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और इस मौजूदा सरकार से।
हम सरकार के साथ हैं, हम हमेशा डिसिप्लिन हैं, अनुशासन के साथ काम करेंगे। अगर ये सरकार हमें नहीं देती है तो हम अपनी आखिरी बूंद तक, आखिरी सांस तक ये जंग लड़ते रहेंगे, ये मांग करते रहेंगे हमेशा, और नियमित तरीके से, अनुशासित तरीके से। हम सरकार के विरोध में नहीं हैं। ठीक है, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से आप बहुत बड़ी संख्या पे आज आप लोग आए थे और राजपत्रक दिए हैं? हम लोग आए, मेन प्रॉब्लम यही था कि जो सरकार ने हमें अभी अनाउंस किया OROP 2, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, उसको वापस दुरुस्त करके सभी को एक समान करे, MSP सभी को दे। इन चीज़ों पर मैं गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि ये इस पर ज़रा ध्यान दें। ठीक है, एक चीज़ बताइए कि आप लोग सैनिक बनकर आते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि आप लोग गार्ड की नौकरी दी जाती है। ये सरकार कहाँ से सही करती है? ये जो हमारे जो सरकारें हैं या हमारे जो पूंजीपति हैं, ये जो सैनिक को सम्मान दिया जाता है कि सैनिक से सिर्फ सिक्योरिटी की ड्यूटी कराई जाती है, ये हम उससे नाखुश हैं। क्योंकि एक सैनिक अगर टैंक चला सकता है तो पूरा देश चला सकता है। एक सैनिक में इतना क्षमता है कि वो पूरा जिला चला सकता है। एक सैनिक में इतना क्षमता है कि पूरा हिंदुस्तान चला सकता है। लेकिन मजबूरी ये है कि सैनिकों के लिए हमारा जो सरकार है रिटायर्ड सैनिकों के लिए बिल्कुल ही अनदेखी कर दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर राजनीति शुरू हो जाती है और सैनिकों की जो है संख्या बल कम है। हमारी 26 लाख सैनिकों की संख्या बल है, लेकिन सरकार को पता होना चाहिए कि कम से कम हम 4 करोड़ पब्लिक को इफेक्ट पहुंचा सकते हैं इलेक्शन में। सबसे बड़ी सरकार की यही कमी है कि सैनिकों को, सरकार की नहीं, पूरे महात्मा को, डिस्ट्रिक्ट से लेकर के पूरा सेंट्रल बॉडी तक एक सैनिक का सम्मान करना तो छोड़ दीजिए, और उसका जो यूज करना है वो नहीं कर रही है। इसलिए हमारा देश सुधर नहीं रहा है। न एक गांव अगर चाह जा तो हम सीमा से समाज की ओर सेवा करता है। आप देख लीजिए, जो प्रधान गांव का फौजी है 10-10 साल से वो पूरा गांव सुधर गया है। तो मौका मिलना चाहिए, लेकिन पूंजीपति फौजी ईमानदार होने के नाते यहाँ पर भ्रष्टाचार इतना है कि वो फौजी का नंबर ही नहीं आएगा। और मजबूर होकर फौजी बेचारे 16 साल में आने के बाद अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करते हैं, और उसमें उनकी फाइनेंशियल इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको मजबूरी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ती है। यही नहीं है, हमारे फौजी भाई आज SDM बने हैं, सेल टैक्स कमिश्नर बने हैं, UPSC में आए हैं, IPS बने हैं। पूरा आप उजागर देख लीजिए, ऐसा नहीं है। आजकल पूरे बैंक में जितने रिटायर हुए हैं, बढ़िया से PO पोस्ट से लेकर के सब कुछ मैनेजर तक बने हुए हैं, और पूरी प्राइवेट संस्था चला रहे हैं। और ये हम सहमत नहीं है, लेकिन सरकार चाहती है कि फौजियों से सिक्योरिटी एजेंसी ले करके और उसे सिक्योरिटी के का, ये हमारी फौजियों की मजबूरी इसलिए है कि हम बेचारे 16 साल में आने के बाद हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और जो पेंशन मिलती थी वो भी सरकार डकैती डाल दिया है। तो उसको हम सरकार से निवेदन करेंगे कि हमारी कम से कम पेंशन पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, थैंक यू। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, और काफ़ी संघर्ष करने के बाद अभी कोई निर्णय सामने नहीं आ रहा है? देखिए, हमारे भूतपूर्व सैनिक, हमारा कोई विसंगतियाँ जो हमारे गवर्नमेंट कोई भी हो, गवर्नमेंट से हमारा कोई लेन देन नहीं है। हमारा मेन गवर्नमेंट जो है उससे हमारी जो कमियां हैं वो ROP आपने स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसके अंदर आपने इतनी खामियां रख दी जो कि हमारे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आप इतना भेदभाव क्यों किए हैं। डिसेबिलिटी पेंशन, एक JCO जो वार का जो है, और एक अफसर के बीच में इतना भेदभाव क्यों किया गया है। विडोज हैं, उनके अंदर भी सेम इफेक्ट किया गया है। वैसे MSP है, इसके अंदर गवर्नमेंट क्यों भेदभाव कर रही है। लड़ाई लड़ता है जवान, लड़ता है, गोली लगती है तो ये नहीं देखती अफसर है, JCO जो वार हैं। तो इसके बाद अगर आप रिटायरमेंट आफ्टर जो पेंशन दे रहे हैं उनमें हमने क्यों रखे हैं। जैसे उदाहरण तो मैं आपको दिया था, अभी आपको बताया था कि मैं कारगिल वार डिसेबल्ड जवान हूँ, आपके सामने हूँ। 12 जून 1999 को मैं लड़ाई लड़ा, 28 जून 1999 में घायल हुआ। इसके बाद मेरी 50% डिसेबिलिटी, एक अफसर की 50% है तो उसको 60,000 रुपये मिल रहे हैं। अभी ऑन ग्राउंड में आपके सामने हूँ, मेरे 15,000 रुपये मिल रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट से हम यही चाहते हैं कि जो खामियां हैं, और मोदी सरकार से आपके माध्यम से पत्रकार महोदय ये अवगत कराना चाहते हैं कि आप तो देश के हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुआ, कल इतना मजबूर हमारे को न कर दिया जाए कि हमारे को पूरे पूर्व सैनिकों को, इंडिया के जितने भी जंतर मंतर पे पूरे भाइयों को जाकर बैठना पड़े। तो प्लीज़ आपके माध्यम से आप इतनी बड़ी चीज़ें बता रहे हैं। किसान काफ़ी दिनों तक बैठे रहे, उनकी बातें बहुत देर तक पता नहीं दिल्ली सरकार सुन पा रही थी या गूंगी बहरी हो गई थी, लेकिन जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं, सुन पाएगी सरकार?
देखिए हमारे पूरा विश्वास है, ये गवर्नमेंट ने अगर लागू किया है तो पूर्ण विश्वास भी है कि ये गवर्नमेंट हमारे को जो है क्लियर करके देगी इस चीज़ को। ठीक है, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लगातार यहाँ पे आए हुए हैं और कह रहे हैं कि अपनी मांग को लेकर, आपको लगता है कि सरकार आपकी बातें सुनेगी और अच्छी तरीके से सुनेगी? सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। ये जो भेदभाव हुआ है केवल ऑफिसरों की वजह से हुआ है। ये इतने चालाक हैं कि सैनिक की समस्याओं को एकदम लो कैटेगरी पे ले जाकर रख देते हैं। जितनी भी अच्छी सुविधाएं हैं केवल अपने हिस्से में आने देना चाहते हैं। बस यही मुख्य मुद्दा है कि इन्होंने सरकार के सामने हमारे पॉइंट्स ठीक ढंग से रिप्रेजेंट नहीं किया है। बस यही मेन मुद्दा है। सारी मलाई अकेले बैठ के खा रहे हैं बस। ठीक है, हर क्षेत्र की बात है ये। तो देखिए यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक आकर अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय है, लेकिन सबसे बड़ी बात एक आपको बात बता दें कि इस सरकार में लगातार चाहे पूर्व सैनिक हों या जो भूतपूर्व सैनिक के साथ साथ आपको बता दें कि सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं वो भी संघर्ष कर रहे हैं। आपको बता दें कुछ दिन पहले रास्ता रोको आंदोलन रोडवेज पे हुआ था, विभिन्न जनपदों में हुआ था और सीधे तौर पे उनका यही ऐलान था। बहुत ऐसे कर्मचारी थे जिनका पेंशन महज 400 से लेकर 500 रुपये तक है और जो लोग जो अधिकारिक तौर पे हैं लोग उनको 50,000 रुपये से अधिक पेंशन मिला है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से सरकार इन कर्मचारियों और भूतपूर्व सैनिकों को क्या कुछ नया करती है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।